नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज ये जो चल रही है हमारी कोचिंग ईश्वराध्याय एकेडमी में, उसका ये 15वां टेस्ट था। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इसी के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है जिससे कि आपको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भूगोल और पर्यावरण से संबंधित टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो उसको इस हिसाब से देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, मतलब कौन सा जो है सूची जो है सही सम्मिलित नहीं है। इसमें पहला दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक है, 1973 में, क्योंकि उसके आसपास में भारत में टाइगर्स की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही थी। दुनिया भर में इस बात की चिंता थी कि टाइगर जो है जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगे, उनकी संख्या कम पड़ जा रही थी। तो उसी टाइम पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और उसी के आसपास आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, उसको टाइगर को बनाया गया राष्ट्रीय पशु। ठीक है, उससे पहले टाइगर राष्ट्रीय पशु, उससे पहले कौन था? उससे पहले राष्ट्रीय पशु शेर था। ठीक है, तो ये समझिए। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य था टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी को जो है बचाना, और उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, नेचुरल हैबिटाट हैं, उनके अस्तित्व और उनका रखरखाव जो है सुनिश्चित करना ही इसका टारगेट था। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार ने 1992 में शुरू किया था, और एक सेंट्रल स्कीम थी जिसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हाथियों को उनके आवास और प्रवास के मार्गों की सुरक्षा करना। कई बार क्या होता था, जैसे मान लो ये रेलवे मार्ग है, ठीक है, इधर से हाथी गुजर रहा है, तो ये गुजरते हुए रेल से टकरा कर जो है हाथी की मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से जो है हाथियों की संख्या में कमी थी। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था, बहुत सारे ऐसे कारण जिसमें तस्करी भी शामिल है। और खास करके जब हाथियों का नेचुरल आवास, नेचुरल हैबिटाट समाप्त हो रहा था, तो उसके बारे में बड़ी चिंता थी। तो उस चिंता को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मामला था पशु मानव संघर्ष। ठीक है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, खास करके जब जंगलों को काट दिया जाता है आवास के लिए। मानव जब अपने घर बनाने के लिए जंगलों को काटता है तो क्या होता है, जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं, उनके पास जगह कम बचती है, तो वो अक्सर मानव की बस्तियों में चले जाते हैं। ठीक है, मानव की बस्तियों में आ जाते हैं, जिससे कि आपस में संघर्ष होता है, और उसमें अंततः जो है पशुओं की ही संख्या में कमी आती है। क्योंकि आपको पता है कि मानव एक बहुत ही एडवांस्ड एनिमल है, बहुत ही बुद्धिमान है, तो वो अपनी रक्षा करने के लिए कई बार पशुओं को जो है मार देता है। और जो कैद में हाथी हैं, जिनको उद्यानों में रखा गया है, जिसको आप बोलते हैं चिड़ियाघर वगैरह, या कहीं भी संरक्षण में रखा गया है, उनका भी कल्याण करने का जो है टारगेट था। और यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्य संघ शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है, और देश के प्रमुख हाथी क्षेत्र वाले राज्यों को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हाथी परियोजना के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिएगा। अब गिद्ध संरक्षण परियोजना के बारे में समझिए। गिद्ध संरक्षण परियोजना 1990 के दशक से, और एक बात और समझिए, 1990 के दशक और 2000 दशक के मध्य जो है भारत में गिद्धों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई थी। ऐसे समझिए कि लगभग 95% आबादी जो है खत्म हो गई थी। इसलिए गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता थी, और भारत सरकार ने गिद्धों की आबादी को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट वल्चर की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना भी एक भारत द्वारा चलाई गई। भारत में हिम तेंदुआ जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत साल 2009 में की हुई थी, और इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शुरू किया था। इस परियोजना के तहत हिम तेंदुआ और उनके आवास के संरक्षण के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य था, उसको समझ लीजिए। स्थानीय आबादी के साथ, मतलब जो लोकल वहां की आबादी है, उसके साथ मिल करके हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए जो जागरूकता है उसको बढ़ाने का काम किया गया। हिम तेंदुए के जो आहार होते हैं, मतलब उनका जो भोजन होता है, और उनके प्रवास के बारे में जानकारी जुटाना। हिम तेंदुआ जो है उनके संरक्षण के लिए कानूनों का पालन सुनिश्चित करना। और अगर हम हिम तेंदुओं के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करें, तो इनको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं,
इनका कोट मतलब इनका जो सबसे ऊपरी लेयर है वो बर्फीले कलर का होता है और चट्टानी इलाकों में इनको छिपाने में मदद करता है। हिम तेंदुओं को आमतौर पर समुद्र तल से 2700 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर देखा जाता है और हिम तेंदुए जो है वो तिब्बती भेड़ियों के साथ मिलकर हिमालय क्षेत्र के शीर्ष शिकारी माने जाते हैं। इसमें से अब आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो जैसा कि आपके सामने दिख ही रहा होगा, डी ऑप्शन जो है गैंडा परियोजना, ये असत्य कथन है। ठीक है, 1988 लिखा हुआ है, बजाय इसके 1987 में गैंडा परियोजना को शुरू किया गया था। इसके बाद कस्तूरी मृग की बात कर लेते हैं। कस्तूरी मृग ज्यादातर पहाड़ी ढलानों और सीढ़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी जो ढलानें होती हैं वहां पर पाए जाते हैं। ये घने शंकुधारी और चौड़ी पत्ते वाले जंगलों में भी पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ये बातें हैं, जैसे कि कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण मामला, इसको समझिएगा। जैसे कि नादा मादा जो मृग होती है उसमें कस्तूरी नहीं पाया जाता, नर मृग में ही कस्तूरी पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कस्तूरी मृग को मारना एक दंडनीय अपराध माना गया है और मादा कस्तूरी की जो गर्भ धारण की अवधि होती है वो 6 माह होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। इसमें आपको देखना है कि सूची में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो डी ऑप्शन है घड़ियाल प्रजनन परियोजना, ये 1976 लिखा हुआ है, जबकि वो 1975 में शुरू की गई थी, इसलिए यह कहीं ना कहीं सही सुमेलित नहीं है। तो भारत में घड़ियालों के संरक्षण के लिए साल 1975 में क्रोकोडाइल प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चलाया गया था और इसी कार्यक्रम की वजह से क्रोकोडाइल की तीनों प्रजातियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के गैसों पर लागू होता है। मतलब ऐसे कौन सी गैसें जिसमें है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान उन पर नियंत्रण करने के लिए, उनके उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए वो समझौता किया गया था। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, मेथेन दिया गया है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCS जिसको बोलते हैं, और पर फ्लोरोकार्बन्स जिनको हम PFCS बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। इन सारी गैसेज को जो है क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान ये माना गया था कि इनके उत्सर्जन पर कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है, कमी करनी है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस पर ध्यान दिया गया है और इसके तहत इन गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य तय किए गए थे ताकि वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम किया जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये तब से ज्यादा बढ़ गई या इसकी जो मात्रा है उसमें इजाफा तब हुआ जब बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत उनके उत्सर्जन में बढ़ोतरी हुई। एग्जाम्पल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एनिमल और जो प्लांट के बीच में एक रेशियो बनता है, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन को सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। और जैसे जैसे इस धरती पर मानव की जनसंख्या में इजाफा हुआ तो आपको ऐसे ही समझना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होगा। परंतु उसके विपरीत पेड़ों की संख्या में कटाई हुई, पेड़ों की कटाई में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है उसमें डिस्टरबेंस हुआ और हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफी इजाफा हुआ। उसके परिणाम स्वरूप जो है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिली। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ऐसा कहा गया कि इन महत्वपूर्ण 6 गैसों को हम उत्सर्जित करने में थोड़ी कमी करें, उनके उत्सर्जन पर कंट्रोल करें, यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था उसका। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, मतलब ऐसे पर्यावरण प्रदूषण जिनमें मानव का हाथ होता है, जिसमें ह्यूमन का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है या उनका योगदान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, ऐसे पर्यावरण प्रदूषण जिसमें मानव का योगदान हो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है,
ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार यूपी पीसीएस के प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? अभी मैंने ऊपर बात करी कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके द्वारा पर्यावरण में कोई परिवर्तन होगा तो उसको भी हम बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ऐसे बेसिकली दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, आपको पता होगा। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, मतलब कि जिनको सूक्ष्म जीवों, कवक और इत्यादि बहुत सारे बैक्टीरिया के द्वारा उनको हम कहीं ना कहीं अपघटित कर देते हैं। ठीक है, अपघटित कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे प्रदूषक जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते या उनके अपघटन में बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे प्रदूषकों को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसकी थोड़ी सी आप इसका ऑप्शन जो है पहला विकल्प सही होगा। और इसकी व्याख्या को भी समझ लीजिए कि जैव अपघटनीय प्रदूषक वे प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें प्राकृतिक सूक्ष्मजीव या जैविक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विघटित किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई मान लो कोई बड़ा पदार्थ है, कोई बड़ा मैटर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे एटम्स में या उसको छोटे छोटे पदार्थों में बांटने का जो काम होता है, तोड़ने का जो काम होता है, उसी को बोलते हैं अपघटन। ठीक है, तो इस प्रकार का अपघटन जो सूक्ष्म जीव करते हैं, ठीक है, तो इनका अपघटन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल या सरल कार्बनिक अणु बन जाते हैं। और जैव अपघटनीय प्रदूषकों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल में यूरिन हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, कृषि अवशेष, लकड़ी, कागज, कपड़ा और मवेशियों का गोबर, पौधे, ये सारे जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ जैव अपघटनीय पदार्थों के बारे में, या इनको हम जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। इनके बारे में कुछ और बातें समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैव अपघटनीय पदार्थ जो होते हैं वो उपयोग के लिहाज से बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। क्यों? ये एक समय के बाद सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, जैव अपघटन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म जीवों के जरिए होती है, जिससे हम सूक्ष्म जीव भी सस्टेन कर पाते हैं, उनका भोजन भी बन पाता है, जिसकी वजह से इस धरती पर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको समाप्त किया जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मामला हुआ कि जैव अपघटन की बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव पर्यावरण के प्रदूषकों को नष्ट कर देते हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण कम फैलता है। आप सोचिए कि इस धरती पर सूक्ष्म जीव नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं अपघटक पदार्थ या अपघटन करने वाले पदार्थ। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स अगर इस धरती पर नहीं होते तो एक समय आता कि धरती लाशों से क्या हो जाती? फट जाती। क्यों? क्योंकि जो भी लोग मरेंगे, जिनकी मृत्यु होगी, अगर उनका अपघटन नहीं होगा, ठीक है, तो वो धरती पर वैसे ही रह जाएंगे और धीरे धीरे करके पूरी धरती जो है इन्हीं पदार्थों से भर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपघटन बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अजैव अपघटनीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनके अपघटन में बहुत समय लग जाता है। एग्जाम्पल के रूप में प्लास्टिक की बोतलें हो गई, पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, सिरिंज हो गया, धातु के टुकड़े, ये सारे जो पदार्थ हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्रदूषक द्वितीयक नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी गई है। सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं माना जाता। अगर यहीं पर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो इसको हम द्वितीयक प्रदूषक मान लेते। अदरवाइज ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये डायरेक्ट नेचर में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्राइमरी प्रदूषक बोलेंगे। इसमें और जो चीजें लिखी हैं जैसे कि स्मोक हो गया, ओजोन हो गया, पटाक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया, ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। ये प्रदूषक सीधे किसी स्रोत से नहीं आते, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और वायुमंडल में मौजूद अन्य घटकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। द्वितीयक प्रदूषकों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि ओजोन हुआ, ठीक है, एरोसोल हो गया, या फिर स्मोग हो गया, अम्लीय वर्षा हो गई। ये सारे जो प्रदूषक हैं
इनको हम द्वितीयक प्रदूषक बोलेंगे, ठीक है। और कुछ अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण में वो ओजोन भी शामिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के संयोजन से बनता है। नाइट्रोजन NO2 जो होता है वो हवा में ऑक्सीजन के साथ संयोजन से बनता है, और अम्लीय वर्षा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया करने से बनती है। अगला सवाल, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो हमारी आंखों में लगता है, ठीक है, आंखों में चिड़चिड़ापन आता है। इसका जो जिम्मेदार कारक है वो है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN जिसको बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का द्वितीय प्रदूषक माना जाता है, ठीक है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष माने जाते हैं? तो इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है मानसूनी बायोम, इसके वृक्ष माने जाएंगे। और अगला सवाल देखिएगा, 11वां सवाल जो है, 11वां सवाल, उसमें कहा गया है सहोपकारिता का उदाहरण क्या होता है? सहोपकारिता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है, मतलब कि दो जीव आपस में एक साथ रहें और एक दूसरे का फायदा पहुंचाएं। एग्जाम्पल के रूप में आप लाइकेन को समझ सकते हैं। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें फंगस और एल्गी दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है, फंगस और एल्गी दोनों मौजूद होते हैं। अब समझिएगा, फंगस जो होता है, जो फंगस जिसको हम हिंदी में कवक बोलते हैं, आपको पता होगा कवक में सेल वाल नहीं पाई जाती है, सॉरी, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसलिए हमेशा वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। और एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक माना जाता है, वो किसी और पर निर्भर नहीं होता। तो अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में जो भोजन की आपूर्ति है उसका काम एल्गी करता है, और रिप्रोडक्शन का काम फंगस करता है, और दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी को हम लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन की एक और खासियत बोलेगा कि चट्टानों पर जहां पर कोई जीव नहीं पाए जाते, कोई पौधा नहीं पाया जाता, जिसको हम दूसरे भाषा में प्राइमरी सक्सेशन भी बोलते हैं, तो वहां पर अगर पौधों की शुरुआत जो करी जाती है वो लाइकेन के द्वारा करी जाती है। लाइकेन के पास एक ऐसा केमिकल होता है, उस केमिकल को जब चट्टानों पर सिक्रीट करता है तो उससे चट्टानों में जो है जगह बनती है, मिट्टी बनने की एक प्रक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये 11वां आपका सवाल हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, 12वां सवाल। 12वां सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करिए। प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे अधिवासी क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई और समुदाय या समष्टि विद्यमान ना हो, जैसे नग्न चट्टान या नवनिर्मित डेल्टा। दूसरा है, द्वितीयक अनुक्रमण की दर तेजी से होती है। तीसरा सवाल है, तीसरा कथन है, अनुक्रमण की प्रक्रिया क्लीमेंट्स द्वारा वर्ष 1916 में दी गई, ठीक है। चौथा कथन है, अनुक्रमण की प्रक्रिया आक्रमण, नग्नीभवन जिसको हम न्यूडेशन बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा या प्रतिक्रिया स्थिरीकरण से गुजरती है। तो इसमें सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है, इसमें सारे कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, श्वसन मूल कहाँ पाए जाते हैं? इसको रेस्पिरेटरी रूट्स बोलती हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स का मतलब हुआ कि ऐसी जड़ें जो श्वसन करती हैं, जो ब्रीदिंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंग्रोव पौधे जो होते हैं, जो कि दलदली इलाकों में पाए जाते हैं और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, तो ऐसे इलाकों में जो प्लांट्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन की जरूरत, उनको श्वसन करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए उनके जो पौधे हैं, उनकी जड़ें वो पानी के सतह के ऊपर चली जाती हैं। जैसे कि एक पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोफोरा। राइजोफोरा नाम का जो पौधा है, जिसको दूसरे भाषा में हम मैंग्रोव भी बोलते हैं, उनमें जो उनकी जड़ें हैं वो ऊपर जाकर ब्रीदिंग करती हैं। ऐसी जड़ों को हम श्वसन मूल कहते हैं, ठीक है। ये खास करके जलोद्भिद और जीरोफिटिक प्लांट्स की जड़ों के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जो जमीन से बाहर निकलकर हवा तक पहुंचते हैं और इन जड़ों की मदद से श्वसन करते हैं, इसलिए इन्हें श्वसन मूल कहा जाता है। श्वसन मूल वायु मूल के नाम से भी जानते हैं हम इनको, और श्वसन मूल दलदली या ज्वारीय पेड़ों की मूल तंत्र के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। श्वसन मूल मैंग्रोव प्रजाति का एक विशिष्ट लक्षण है। श्वसन मूल वाले पौधों के सामान्य उदाहरणों में जैसे खास करके राइजोफोरा, आमतौर पर हम इनको मैंग्रोव के रूप में जानते हैं, तथा हेरिटिएरा शामिल है। ये पौधे आमतौर पर दलदली जगहों या खारे झीलों में उगते हैं जहां मिट्टी पानी से संतृप्त होती है या भरी होती है। श्वसन मूल गैस विनिमय को भी सुगम बनाने के लिए बहुत ही एडाप्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं?
तो इसमें पहला हो गया साइनोबैक्टीरिया, दूसरा हो गया एनावेना, तीसरा नोस्टोकैंड इसमें लिखा हुआ है, चौथा एजोटोबैक्टर, पांचवा राइजोबियम, छठवां वुडलाइस। तो इसमें सिर्फ 5 विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र गोदावरी बेसिन में स्थित है? तो इसमें केवल दूसरा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जो है केवल गोदावरी बेसिन में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सबसे बढ़िया वर्णन है? तो इसमें जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है, जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें रहते हैं, ये इकोसिस्टम का सबसे बढ़िया वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान लिखा गया, दूसरी तरफ राज्यों की बात करी गई है। तो इसमें जो चौथा विकल्प दिया हुआ है कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उसके सामने कर्नाटक लिखा है, बिल्कुल गलत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है सॉरी। चलिए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला सवाल है इसमें, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको पता होगा मसूद पेजेस्कियान नामक व्यक्ति जो है वो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद मसूद पेजेस्कियान जो है वो वहां के राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो है भर्तृहरि महताब। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रपति ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया और उन्हें शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है, जो अध्यक्ष के चुनाव तक उनके कर्तव्यों का पालन करता है। प्रोटेम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फिलहाल के लिए, मतलब तुरंत के लिए, जिनका तदर्थ काम होता है, मतलब कि थोड़ा टाइम के लिए उनका काम होता है, उसके बाद उनको हटना होता है, वो अपने पद से चले जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जाता है और खास करके सदन में जो लोग चुनकर आते हैं, जो सांसद चुनकर आते हैं, उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझ लीजिए। और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलवाता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट अस्मिता का संबंध किस मंत्रालय से है? तो प्रोजेक्ट अस्मिता का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, अगला सवाल है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध झारखंड राज्य से है। पीएम से पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का संबंध असम राज्य से है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो दिल्ली की योजना है, जो कि वहां की महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए देने की बात करी है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत मतदान पड़ा? तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक प्रतिशत मतदान पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनी गई सबसे युवा महिला सांसद कौन है? सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सरोज जी हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा करी जाती है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। 25 जनवरी 2024 को घोषित पद्म विभूषण सम्मान में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण सम्मान जो है उससे जो है 5 लोगों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2024 से सम्मानित कितनी हस्तियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो पद्मश्री 2024 से सम्मानित 12 हस्तियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो भारत को 126वीं रैंक हासिल हुई है। ठीक है, और फिनलैंड इसमें टॉप पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत को जो है 7वां स्थान हासिल हुआ है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 24 जनवरी 2024 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जी का जन्म इसी दिन हुआ था।
अगला सवाल है, संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था? तो संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो एक तरफ संविधान समिति लिखी गई है, दूसरी तरफ अध्यक्षों की बात करी गई है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति और मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति का संबंध जेबी कृपलानी से है, ठीक है। संघ शक्ति समिति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। प्रारूप समिति का संबंध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से है और प्रांतीय संविधान समिति का संबंध सरदार पटेल जी से है। तो इसके आधार पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, बिल्कुल सही बात है। और एन माधव राव ने डीपी खेतान की जगह प्रारूप समिति की सदस्यता ग्रहण करी थी, ये बिल्कुल गलत चीज है। एन माधव राव ने डीपी खेतान की जगह पर जो है अपनी जगह नहीं बनाई थी, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा और पहला कथन सही, तो इसलिए केवल एक जो है स्थान आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति, तीनों समितियों के अध्यक्ष थे, इसलिए उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा कथन है, भारत की संविधान को 22 भारत की संविधान सभा ने 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत होगा। और पहला कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है उसको हम अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल बोलते हैं, तो केवल पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? तो अनुच्छेद 366, 392, 379, उपरोक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा के महिला सदस्यों में किनका संबंध संयुक्त प्रांत, जिसको हम आज का उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उनसे है? तो इसमें बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, तीनों का संबंध संयुक्त प्रांत से था। केवल सरोजिनी नायडू जी थी, उनका संबंध बिहार से था, ठीक है। तो इसमें जो कथन है वो कथन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा कथन है, भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। दोनों कथन गलत है। अभी मैंने एक सवाल पहले ही बताया था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहते हैं, ठीक है। इसमें न तो 1 और न ही 2 सही होगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो भाग 15, भाग 18, भाग 20 और भाग 10 की बात करी गई है। भाग 15 में आपको पता है निर्वाचन की बात करी गई है, ठीक है। भाग और भाग 10 जो है उसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों की बात करी गई। तो इस आधार पर देखें तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें आप जो है भाग को समझ सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 जो अपने टोटल 22 भाग है उसमें कहाँ पे क्या दिया गया है। पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है, चौथे में नीति निर्देशक तत्व है, पांचवें में संघ है, छठवें में राज्य है, सातवें में पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य है, ठीक है। आठवें में जिसको समाप्त कर दिया गया है, आठवें में है केंद्र शासित प्रदेश, 9वें में पंचायत है, 10वें पर 9A में जो है नगर पालिका है, 9B में जो है सहकारी समितियां हैं, 10वें में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ठीक है। 12वें में वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमा है, 13वें में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बात करी गई है, भाग 14 जो है उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, और भाग 14A जो है उसमें न्यायाधिकरण है, भाग 15 में चुनाव है, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, भाग 17 में राजभाषा दी गई है, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, भाग 19 में विविध है, भाग 20 में संविधान का संशोधन है और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, ठीक है। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन जैसी बातें करी गई हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीकी संविधान से प्रेरित है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द सम्मिलित कब किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा कथन है, प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों कथन बिल्कुल सही है।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायालयीन निर्णय में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो पहले वाले भाग जिसको हम बेरोबारी केस 1960 कहते हैं, इसमें ऐसा माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महत्वपूर्ण शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जो है यही सही क्रम होगा इसका। अब इसके बाद सामान्य विज्ञान के सवाल आ गए, जनरल साइंस के, उसके बारे में समझिए। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है और एक सेमी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है। कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, इसका निर्णय जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंतः प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम निभाता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एपोप्टोसिस भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र होता है, सही बात है, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन प्रतिरूपण कहलाता है, बिल्कुल कथन गलत है। जीनों के भीतर जो अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, जिसको ह्यूगो डिब्रीज ने खोजा था। ठीक है, ठीक है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में क्रोमोसोम द्वारा लाए जाते हैं, तो जीवों में अनुवांशिक लक्षणों का जो ट्रांसफर होता है वो क्रोमोसोम ही करते हैं। और क्रोमोसोम में कौन सी चीज होती है? एक तो क्रोमोसोम है, फिर क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए का एक जो छोटा सा खंड होता है उसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, अगला सवाल, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो डालों के साथ संयोजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है? तो भूतापीय ऊर्जा होती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का वायुमंडल मौजूद नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं होता है तो वहां से जब प्रकाश गुजरता है तो किसी प्रकार का प्रकीर्णन नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए कलर नहीं दिखाई पड़ता। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है, वो है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें आप समझिएगा। सिल्वर आयोडाइड का काम होता है कृत्रिम वर्षा करवाना। जिंक फास्फाइड का जो काम होता है वो कृंतकनाशी का होता है। इसी आधार पे हम सी विकल्प सही मान सकते हैं। ठीक है, सी विकल्प इसका सही होगा। अगले सवाल पर आते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है कि वह उच्च प्रतिरोधक शक्ति के साथ होता है और उसका गलनांक बहुत निम्न होता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में हम क्या लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए काम में हम अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण को आप समझिए, अवतल दर्पण जो है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण पे जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? फैला देता है उसको, और जब कोई चीज बढ़िया से फैला देता है तो उससे क्या होता है? उससे आपको चीजें बहुत महीनी तौर पर दिखाई पड़ती है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल जो है वो हिग्स बोसान है, क्योंकि हिग्स और बोसान नाम के बोस वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया, उन्हीं के नाम पर, सॉरी, हिग्स बोसान। फसल चक्र आवश्यक क्यों होता है? इससे क्या होता है? फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोरपरमा को जो है जंगल की आग कहते हैं। इसको हम हिंदी में पलाश भी बोलते हैं, पलाश। ठीक है, चूंकि इसका कलर थोड़ा सा पीले कलर और रेडिश का होता है इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है कि जंगल में आग लग गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं जंगल की आग। भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? फर्न में फूल नहीं होते। फर्न क्या होता है? टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा हुआ चाहे ब्रायोफाइटा हुआ, इन प्लांट्स में फूल नहीं होते। ठीक है, इनमें फूल नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना ही, एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।